देश में सरकार आपका साथ नहीं देगी, ना आप उनके लिए मैटर करते हो और आप अपने आप के ऊपर हो, आपके बल पे हो। 4 इयर्स का भाड़ा मैं सरकार को दूंगा ताकि मैं वो घर खरीद सकूं आउट ऑफ माई टैक्स पेड मनी विच वॉज ऑलरेडी टैक्स्ड एट 34%। ये जो आप घर खरीद रहे हो वो आपका है ही नहीं, वो बैंक का है। आप बैंक के भाड़ोतरी बन गए ना, तो ओनर तो वही है, ओनर आप हो ही नहीं, तब तक नहीं हो। ये ना EMI मत बांधो, ये कुत्ते का पट्टा है। इंडिया में बाहर का पैसा तो आ रहा है, बट उसके साथ उनका कल्चर भी आ रहा है। बिल्कुल। उस कल्चर को किस तरह से देखते हो? बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है वो कल्चर इंडिया के लिए? देखो क्या होता है ना, आप कभी भी, हम जैसे कहते हैं आप स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर सकते, इसी तरीके से आप कल्चर कॉपी नहीं कर सकते। इंडिया में और US में या फिर फॉरेन कंट्रीज का जो मेजरली डेवलप्ड वर्ल्ड का, मुझे याद है जब मैं कोपेनहेगन पढ़ने गया था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, वो साइकिल पे आते थे। ही वॉज 65 एट दैट टाइम। बड़े सीनियर प्रोफेसर्स थे, वो खुद ही नोबेल प्राइज विनर से पढ़े हुए थे। तो उनसे एक बार मैं ऐसे चर्चा कर रहा था, तो वो बोलते कि मैंने कहा भाई कोपेनहेगन में जॉब वॉब चाहिए, तो अपने को बड़ी अच्छी लगी जगह। 2007 में गया था, छोटा था उस टाइम। तो बोलते कि हाँ बट यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब कितना? बोलते 60%। अरे बाप रे। बोला अरे भाई साहब, हम तो वहाँ 30% पे रो रहे हैं, तुम 60% दे रहे हो। बोलते पर मैं 60% देता हूँ ना, तो उसके बाद मुझे कोई खर्चा नहीं है, ना हेल्थ केयर का है, ना मेडिकल, ना स्कूल, ना कोई किसी तरह का खर्चा नहीं है, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं है। और उसके अलावा जिस सैलरी पे मैं रिटायर होऊंगा उसका 75% मुझे जिंदगी भर मिलेगा एज पेंशन। ठीक है, तो इट इज सो वेल टेकन केयर ऑफ। उस आदमी को पता है कि यार मरनो पर्यांत, मतलब मैं यहाँ पे वो 60% टैक्स नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट वो एक इन्वेस्टमेंट होगी कि सरकार बोल रही है हमें ही दे दो यार, हम तुम्हारा टेक केयर कर लेंगे, आप चिंता मत करो, कभी जॉब चलेगी तो भी, तो वो सेट है। यहाँ तुमसे 35% लेके तुमसे पूछे कौन रहा है? कोई नहीं। कोई पूछा क्या आके? कल को अगर मेरी नौकरी चाहिए, मेरी एक्टिव इनकम खत्म हो जाए, तो सरकार मुझे बोलेगी बेटा आज तक तूने हमारे को 50-60 लाख रुपए टैक्स दिया होगा, चल हम तेरे को महीने का 10,000 का भत्ता दे देते हैं, तू भी मनरेगा स्कीम में आ जा। नहीं करेगी। क्यों करेगी? सो वी आर ऑन आवर ओन। हम तो उल्टा रोड के गड्ढों में ही गिर रहे हैं। हाँ, हमारे पैसे तो जा कहीं और रहे हैं। मैं उसका भी बुरा नहीं मानता। देखो इंडिया में आज 70-80 करोड़ लोग हैं जो दिन का 100 रुपए से कम कमाते हैं। उनको सरकार खाना देती है। कैसे देती है? टैक्स पेयर के पैसे से देती है, आपके मेरे पैसे से देती है। पर मुझे इस बात की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे सक्षम बनाया कि मैं मेरे पैसे से किसी और का घर चल सकता है, 70-80 करोड़ लोगों का घर चल सकता है। अगर मुझे चूज करना हो कि मैं कौन सी साइड पे हूँ, टैक्स पेयर की साइड पे हूँ या वो 80 करोड़ में, तो आई विल ऑलवेज चूज टू बी ऑन द टैक्स पेयर साइड। सेकंड ये है कि अगर वो लोग भूखे रह गए तो अनार्की हो जाएगी, देश में रहना दुश्वार हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेल ऑयल्ड सिस्टम, इतना कोई हमारे को चिंता करने की जरूरत नहीं। बट हमें अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा। वो एरोप्लेन में भी बोलते हैं ना, पहले अपना मास्क पहनो फिर किसी और, तो पहले अपना मास्क पहनना पड़ेगा हमारे को। तो मैं ये कहूंगा कि आज जो हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं कि आगे के पैसों पे आज की जिंदगी जीना, मतलब उधार लेना, टेकिंग लोन फ्रॉम फ्यूचर सेल्फ, एंड दैट ऑल्सो फॉर यूजलेस कंजम्पशन। वो वॉरेन बफे का इस पे भी स्टेटमेंट है कि द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो दैट यू आर रिच। तो यही तरीका है सबसे। और या फिर वो कहते हैं कि यू विल क्या कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स व्हिच यू डोंट वांट, सूल यू विल सेल थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज वांटेड। तो ये उनके स्टेटमेंट सुन लोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर उनके एक स्टेटमेंट से आपको मिल जाता है कोई ना कहीं। तो ये जो हम EMI पे जा रहे हैं, और EMI से ज्यादा BNPL पे जा रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर, कि भाई अभी आ जाओ, अभी तो ये आईफोन ले लो, इसको 12 महीने में धीरे धीरे नो कॉस्ट EMI पे दे देना या ऐसे कर देना। तो वो जो है ना वो बहुत मेरे को लगता है एक डेंजरस चीज है। BNPL BPL पर ला सकता है। हाँ बेटो, बिलो पॉवर्टी लाइन ले आएगा वो, आपको तो एंड हट जाएगा आपके लाइफ में अगर आपका जॉब वॉब चला गया। एंड जॉब्स हैव आल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट टुडे। जॉब मिलना, जॉब, अभी हम इस पे भी चर्चा कर रहे थे ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी, तो इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गेट सस्टेनेबल जॉब्स इन इंडिया ऑल्सो। तो आपको बार बार अपना स्किलिंग अपस्किलिंग करते रहना पड़ता है, तब जाके आप कंपेटिटिव रहोगे मार्केट में। सो आप है ना ब्लेटेंटली US में क्या चल रहा है, UK में क्या चल रहा है, फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा है, उसको मत कॉपी करो। आपको यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अपना इमरजेंसी फंड बना के रखो, अपनी इंश्योरेंसेस ले लो ताकि आपको सेफ महसूस हो। अगर आज आप एक यंगस्टर हैं या फिर आपके कोई लाइबिलिटी नहीं है, और अगर आपके पास आपका महीने का खर्चा 25,000 है, तनख्वाह 40-50,000 है, आपने 25,000 इंटू 3 75,000 रुपए अपने पास या 1 लाख रुपए अपने पास FD में रखा हुआ है, तो आपको एक संतुष्टि होती है यार कि कल को नौकरी चलेगी तो 4 महीने जिंदा रह लूंगा। एंड 4 महीना इनफ होता है एक नया जॉब ढूंढने के लिए, नया व्यवसाय करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी। दूसरा है कि अगर आप पे किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी है, आपके पेरेंट्स की, आपकी वाइफ की, किसी की भी, तो यू शुड हैव एन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। एंड तीसरा है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा होनी चाहिए।
बिकॉज अपुनिच भगवान है यहाँ नहीं चलता। कभी भगवान ने डंडा मार दिया ना तो फिर आजकल कहीं हेल्थ के नहीं कॉस्ट इज बच थ्रू द रूफ। पिछले 4 साल में हेल्थ कॉस्ट हैव डबल्ड। जो ऑपरेशन 3 लाख का होता था 6 लाख का होता है। तो कोविड में देख लिया और कोविड में सबने देख ही लिया। 5 स्टार होटल के रूम रेट हो गए थे साले 25-25 हज़ार रुपए नाइट, 30 हज़ार रुपए नाइट। ऐसे लगता था कोई रिजॉर्ट में जा रहे हो आप, और उस पर भी आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था, इतना बुरा हाल था। सो आई थिंक ये सब चीजें पहले आप कर लो, अपने आप को सिक्योर कर लो। ये देश में सरकार आपका साथ नहीं देगी, उसके पास स्कोप ही नहीं है। मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कोप ही नहीं है भाई उसके पास। दे हैव और इतने 100 काम करोड़, हैं। हाँ 100 करोड़ पीपल टू वरी अबाउट, यू आर नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो ना आप उनके लिए मैटर करते हो और आप अपने आप के ऊपर हो, आपके बल पे हो, तो इसलिए पहले अपने आप को सिक्योर करो। जो भी आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, अपनी इंश्योरेंसेस लो, उसके बाद जो मटर गश्ती करनी है करो, उसके बाद, पहले नहीं। सो हैव दैट सेंस ऑफ सेफ्टी एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट। तो ये कहीं ना कहीं BNPL की जगह सेव फर्स्ट बाय लेटर। हाँ, फर्स्ट मेक योरसेल्फ सेफ। सेफ करो अपने आप को शील्ड दो। क्योंकि आदमी तब बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, जब वो सेंस ऑफ सेफ्टी रहे उसको। मैं अभी यही कहने वाला था कि वो सेंस ऑफ सेफ्टी जो है इतनी इंपॉर्टेंट होती है अगला रिस्क लेने के लिए। यस, कि वो आपको कई गुना रिटर्न बना कर देगी, बट पहले आपके अंदर वो सेंस ऑफ सेफ्टी। हाँ। देखो कहते हैं ना, जो जॉब आपको नहीं चाहिए उसके इंटरव्यू के लिए जाओगे आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि आप सेफ हो, आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, आपको उधर स्ट्रेस नहीं है, तो आप अगली जॉब में जाओ एकदम अपने राजा की तरह लड़ूंगा। तो आप पता चला सिलेक्ट हो गए, आपको डबल सैलरी मिल गई, क्योंकि आप सेफ थे। आज मैं क्यों छोड़ सका और मैं आ सका मार्केट में, और क्योंकि आई वॉज फाइनेंशियली फ्री। तो मेरे लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी की जंग नहीं थी कि यार मैं 2 लाख रुपए महीने कैसे निकालूंगा। हाउ विल आई टेक आउट दिस 2 लाख रुपीज टू टेक केयर ऑफ माई एंटायर इकोसिस्टम। मेरे बेटे की फीस है, मेरा रेंट है, ये है वो है, सब कुछ करते करते मैं 2 लाख रुपए महीने निकाल देता हूं। अब वो करने के लिए मेरे को कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में। पर मेरे को पता था मैं फाइनेंशियली सेफ हूं, मेरे को 12-14 महीने 50-20 महीने तक भी कोई मानना नहीं होने वाला। तो मैं रिस्क लिया और वो रिस्क मेरे को मटेरियलाइज हो गया, फटाक से काम हो गया। बट दैट वाज बिकॉज आई हैड सेंस ऑफ सेफ्टी विद मी। तो हैव दैट सेंस ऑफ सेफ्टी, देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अच्छा, ये फाइनेंशियल एजुकेशन में ही एक डिबेट और चलती है कि बाय करे या रेंट करे। इसको आप कैसे देखते हो? इसके ऊपर आपका क्या टेक? अच्छा सृजन, आपके घर में कभी किसी ने बोला है, मम्मी पापा ने, खरीद ले बेटा घर खरीद ले, या फिर अंकित आप क्या बोला किसी ने? उल्टा अभी हुआ है, एक्सपेक्टेड ही नहीं है मेरे से तो। अभी हुआ है कि चल रहा था हमारे घर में कि एक साइड कह रही थी कि खरीद लो, घर खरीद लो खुद का, आप कमाने भी लग गए हो, चलो एक EMI भरते रहोगे, हाँ। घर हो जाएगा अपना। और मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि अभी से घर खरीदने की क्या जरूरत है, अभी वाह यार। सेविंग करो, हाँ। आगे जाकर खरीदेंगे ना, और जब खरीदना है कैश में खरीद लेना, हाय अभी राम। सेविंग करो। कहाँ है वो? मैं उनके चरण पकड़ना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द सेम एडवाइस आई वाज अबाउट टू गिव, तो यू शुड गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। देखिए बहुत सिंपल बात है, आपके पेरेंट्स ने जो बात बोली वो परफेक्टली राइट है। आप ये बात समझिए, जो आप घर खरीद रहे हैं वो आपका है ही नहीं, वो बैंक का है। आप बैंक के भाड़ोतरी बन गए ना। डॉक्यूमेंट आपके नाम पे, पर डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं। डॉक्यूमेंट आपके पास है क्या? वो तो बैंक के लॉकर में। 3 महीने आप मत दो EMI, डंडा मार के बाहर निकाल देंगे यहाँ से आपको घर से। पता चल जाएगा कौन ओनर है। हाँ, तो ओनर तो वही है, ओनर आप हो ही नहीं। कब तक नहीं हो? 20 साल तक नहीं हो, तो 20 साल बाद खरीद लेना। सेम घर 20 साल बाद खरीद लेना। अब मैं जिस घर में रहता हूँ वो 4-4.5 करोड़ का घर है, 75,000 उसका किराया, वो भी 2 साल 70,000 पे था, अब बढ़ाया उसने। उस पर भी झगड़ा, उसने बोला 80 करूंगा, मैं 75 दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा, मान गया। और वो उसी टाइम पे उससे मैंने बल्ब ठीक ठाक कराया, टॉयलेट ठीक कराया, ये ठीक कराया, वो ठीक कराया, पेंटिंग, सारे खर्चे उससे किए, मैंने 1 रुपए का खर्चा नहीं किया। हमारा तो जैसे कोई कुंडी भी टूट जाए, अंकल कुंडी टूट गया, हाँ बेटा भेजता हूँ, ठीक है अंकल, अंकल लगे काम पे अपना, उनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, आई विल एंजॉय। तो मैं भाई आई एम, वो कहते हैं ना सारा शरीर के ओनरशिप आपकी नहीं है, तो घर की ओनरशिप क्या की आपकी? आपकी शरीर की भी ओनरशिप नहीं है, आपको नहीं पता आप कब तक भाड़े पे हो इसमें। तो घर उनका एंजॉय आप कर रहे हो। हाँ, घर उनका एंजॉय मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मुझे 4.5 करोड़ का घर लेना है, तो पहली चीज ये याद रखना, मुझे सरकार को 35 लाख रुपए देने, क्योंकि 7% स्टैम्प ड्यूटी है। तो 4.5 करोड़ का घर, 35 लाख की स्टैम्प ड्यूटी। बाद अलग अलग आज मैंने 7 लाख रुपए, 75,000, मतलब साल का 9 लाख रुपए हुआ मेरा रेंट, और 35 लाख डिवाइडेड बाय 9, यानी 4 साल का भाड़ा मैं पहले सरकार को दूंगा। 4 इयर्स का भाड़ा मैं सरकार को दूंगा, ताकि मैं वो घर खरीद सकूं, आउट ऑफ माई टैक्स पेड मनी, विच वॉज ऑलरेडी टैक्स एट 34%। भाई साहब, मेरे को तो मैथ ही नहीं समझ आती, और यही मेरे को रेंट का ही है वो बेनिफिट मिल जाता है मेरे P&L में। 75,000 भी 75,000 नहीं लगता, उसमें भी 1/3 बेनिफिट है, क्योंकि मैं एक बिजनेस की तरह आता हूं, आज फ्रीलांसर हूं, तो बिजनेस की तरह मेरा P&L बनता है, तो मेरे लिए तो 25,000 डिस्काउंट सरकार देती है मेरे को। तो घूम फिर के 4.5 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपको 7-7.5 करोड़ कमाने पड़ेंगे पहले।
और उस पर सरकार को फिर से 35 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, और फिर उसकी मेंटेनेंस, फिर उसकी मेंटेनेंस होगी, रेंट हो गया, सॉरी Property मेंटेनेंस tax, हो गया, दुनिया हाँ, भर की चीजें। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जो भी चीजें एंसिलरी चीजें होगी उसके साथ, कुछ टूट गया, बच गया, कुछ हो गया, 4 साल बाद उसका ओवरऑल चाहिए। तो मैं ये सब, अच्छा मेरी फ्रीडम रुक गई। आज सृजन और अंकित बोलते हैं सर एक जॉइंट वेंचर करते हैं, आपको पूना आना पड़ेगा, ये रेवेन्यू आपको हम साल का 5 करोड़ कमा के देंगे अलग से। पार्टनरशिप करेंगे। मैं तो कल उठ के आ जाऊंगा, बता भाई कहाँ बैठना है, मैं तो झूला लेके आ मैं आकर रेंट कर लूंगा। बगल वाला घर बता, रेंट करता हूं मैं। तो माय पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, मेरे पास फ्रीडम है मूवमेंट का, बिकॉज आई एम यंग, आई एम 40 यार, मेरे बहुत टाइम है अभी। तो अच्छा मेरी मम्मी भी बोलती है बेटा घर खरीद ले, घर खरीद ले। मतलब मम्मी जब 25 करोड़ होंगे 5 करोड़ का खरीद लूंगा। हाँ, तब पता ही नहीं चलेगा कि 20% गया ना जेब से, बिल्कुल। और पूरा कैश डाउन खरीदूंगा या इतना लोन लूंगा जिसका मेरे को P&L में डेबिट मिल जाएगा, मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लोन नाम के लिए होगा। हाँ, लोन सिर्फ नाम मात्र का होगा, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग टैक्स ब्रेक्स, बिकॉज आई एम अ कैपिटलिस्ट। मैं तो सिंपल मैथमेटिक्स करूंगा अपनी। सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, इफ यू आर यंग, ये ना EMI मत बांधो, ये कुत्ते का पट्टा है। और बॉस आज आप अगर बैंगलोर रहते हो, पुणे रहते हो, मैं पुणे का एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग पुणे में हो, पुणे रहते हो, पुणे कोई घर 1 करोड़ से अच्छा नहीं, सस्ता आता है क्या कोई? 1 करोड़ में तो कुछ नहीं basic घर आता है। ठीक है, बेसिक 2 बेडरूम का एक घर 1 करोड़ का आ जाएगा मैक्सिमम, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे। अब 1 करोड़ का पहले तो आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो भी 5-6 लाख तो सरकार को दोगे, और 1 करोड़ के घर पे 20 लाख रुपए जेब से दोगे, 5 लाख सरकार को दोगे, तो 26 लाख तो आपको जेब से चाहिए। कहां पे है 26 लाख जमा करने के लिए? आपको कितने साल लग जाएंगे पहले वो बताओ। यानी आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। 80 लाख रुपए में आपकी किस्त बनेगी 65,000 रुपए की, और साला पूरा घर आपको, आपके पैसे की कीमत नहीं है क्या? आपके भी तो पैसे की कीमत है, फ्री थोड़ी है पैसा। आप तो ये समझो आपने पूरा 1 करोड़ लोन पे ले लिया, तो आपकी 80,000 की किस्त है, और रेंट उसी घर का 20,000 या 25,000 से ऊपर हो ही नहीं सकता। 55,000 की आप बची हुई की SIP कर दो, 55,000 बची हुई की SIP कर दो 20 साल के लिए, 12% पे 5.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। बट इस सारे कैलकुलेशन के बाद जो इस साइड में लोग हैं वो कहते हैं कि फिर 20 साल बाद जो 20 साल बाद मेरे को तो एक मीम याद आ रहा है, जो अभी आपने पूरा कैलकुलेशन बताया ना अक्षय कुमार का, मेरे को चक्कर आ रहा है। तो उनका कैलकुलेशन ये होता है कि 20 साल बाद अगर घर ही खरीदना है ये सारी सेविंग करके, तो आज क्यों नहीं? तो ये 1 करोड़ का घर तो तब 5.5, इसकी भी तो प्राइस अप्रिशिएट होगी। 5.5 का नहीं होगा, वो बहुत रेयर। आप बता दो मेरे को पिछले 20 साल में कौन सा 1 करोड़ प्रॉपर्टी का के रेट 5.5? नहीं, अपार्टमेंट के नहीं बढ़ते, प्लॉट के बढ़ते। अपार्टमेंट जमीन के के रेट्स नहीं बढ़ते, क्योंकि अपार्टमेंट 20 साल बाद रन डाउन हो जाता है, कोई नई कंस्ट्रक्शन आती है, कोई नई लोकेशन डेवलप होती है, कहीं नई डेवलपमेंट हो जाती है, फैसिलिटीज बेटर हो जाती है। आज मैं हर 4 साल बाद घर बदल सकता हूं, वही 75-80 हजार रुपए में कोई बेटर बिल्डिंग में जा सकता हूं, ये सब भी कर सकता हूं ना। 10 साल पुराना जो फ्लैट है वो कोई लेना नहीं चाहता, वहां स्विमिंग पूल नहीं है, जिम नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू एक अपार्टमेंट की बहुत कम है, बहुत ही कम है। आप तो एक तरीके से डेप्रिशिएटिंग एसेट ले रहे हो लोन पे, और अगर आप 20 साल एक लोन को चला लो तो आप 2 टाइम्स भरते हो ना। आपने 80 लाख का लोन लिया तो 1 करोड़ 60 लाख देते हो, तो आपने तो 80 लाख और भी दिए ना, हाँ, जो आप निवेश करने वाले थे। लॉस ही लॉस है भाई, ये ट्रांजैक्शन एकदम वन साइडेड लॉस ट्रांजैक्शन है। ये आपके लिए फेवरेबल सिर्फ तब है जब पूरे कॉर्पस का, आपके अवेलेबल कॉर्पस का 20% के आसपास आप घर में डालते हो, और वो उसको आप इंजॉय कर सकते हो, उसमें हैप्पी रह सकते हो, स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, यूज करने के लिए ले रहे हो, यूज करने के लिए लो, उसमें बेटर इंटीरियर्स कराओ, वहां समझ आती है। और ये याद रखो कि पहले 20 साल जीवन के कैपिटल बिल्ड करो, एक्टिव इनकम बिल्ड करो, उसी पैसे को अपने दिमाग पे लगाओ, कोर्सेज क्रिएट करो, कोर्सेज बनाओ, कोर्सेज करो, इंटरनेशनल जाओ, सेकंड MBA करो, जो करना है करो, ताकि आपकी एक्टिव इनकम 10x हो जाए। आपकी एक्टिव इनकम 10x होगी, आपकी अफोर्डेबिलिटी बेटर होगी, आपकी अफोर्डेबिलिटी बेटर होगी, ऑब्वियसली आप उसके बाद बेटर कर ले पाओगे। आज क्यों बंधना चाहते हो भाई? टुडे एट अ वेरी लो सैलरी ऑफ 30,000, 40,000, 50,000, और इतनी कम एज में, और इतनी कम एज में। अच्छा, जैसे फ्रीडम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, आज जॉब स्विचिंग हो रही है, आपको दुबई में ऑफर मिल गया, आप फंस गए, फिर आपको घर बेच के जाना पड़ेगा, नहीं तो रेंट की परेशानी होगी, कलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, टूट रहा है, अरे दोस्त तू जाके देख लेना, वो निकल रहा नहीं है घर से, अभी तक रेंट नहीं आया पिछले कितने हैसल है यार। और हमारा म्यूचुअल फंड इतना प्यारा है, उसमें बटन दबाओ अगले दिन पैसा आ जाता है। अच्छा, आपका 2 करोड़ का घर है, आपको अचानक से 20 लाख की जरूरत है, आप टॉयलेट नहीं बेच सकते, बेडरूम नहीं बेच सकते, हॉल नहीं बेच सकते, फ्रैक्शनल नहीं बेच सकते, फिर आप लोन लोगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन कितना लोन लोगे यार? अरे आदमी हो यार तुम, क्या हो? मतलब मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ठीक है इमोशनल डिसीजन है ये, यंग हो ना, फ्रीडम रखो, हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। आई विल वर्क फ्रॉम हियर, आई विल वर्क फ्रॉम हियर, एसेट लाइट रहना, एसेट लाइट रहो शुरू में। भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिली ना, अचानक से आपको यूरोप में अपॉर्चुनिटी मिल गई, जाओ घूमो फिरो, एक एक्सपीरियंस लेके आओ, एवरीथिंग इज एडिंग टू यू। दिस हाउस इज स्टॉपिंग यू बॉस, ये रोक रहा है आपको, बांध रहा है।
पहले देखो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इक्वेशन वाज टोटली डिफरेंट, अपॉर्चुनिटी थी नहीं, एक ही जगह टिके तो एक ही जगह टिक के रह गए, घर के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता था। अच्छा वहां घर होते थे, अपार्टमेंट नहीं होते थे, वो लोग बंगले बनाते थे छोटे छोटे जमीन के टुकड़े लेके, 500 गज 100 गज 200 गज, तो आपको ना जमीन की अप्रिसिएशन मिल रही होती थी। ये सब तो आपको मिलेगा ही नहीं जब आप अपार्टमेंट खरीदोगे। और ये इसके बाद भी वो घर तब बना रहे थे जब वो 45 50 में 50 के आसपास हो रहे थे। सबके घर देखिए जो अपने पहले की जनरेशन 40s के बाद ही बने 40s के बाद ही बने हैं। तो आपको क्या जल्दी मची है भाई? आराम से 20 की उम्र में मस्ती करो, घूमो फिरो, पढ़ाई करो, नई नई चीजें सीखो, अपनी स्किल्स को बेटर करो और एंजॉय करो। स्किल्स को बेटर करना चाहिए, ईएमआई के चक्कर में नहीं। बिल्कुल, आप देखिए आपके जेब में उतना ही पैसा है, आपके जेब में वही 1 लाख की सैलरी है। अब 1 लाख की सैलरी में आपके पास 2 चॉइस है, या तो कुत्ते का पट्टा बांध लो 50,000 का या 60,000 का महीने का, या फिर उसकी जगह 20,000 का रेंट, तो 40,000 बचा, उसमें से कुछ SIP करो, कुछ के कोर्सेज करो। भाई कोर्सेज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत फायदा होता है। मैंने CFA करी, मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया, मैंने एक्सेल सीखने का कोर्स किया, तब जाके आज एक जब मैं फाइनल आउट हुआ जॉब से, आई वाज एट अ करोड़ प्लस सैलरी। क्यों हो पाया? और वही करोड़ प्लस सैलरी की जर्नी के चक्कर में ही MF बन गया। तो मेरी पूरी जर्नी इज अ वेरी बिग फंक्शन ऑफ माई एक्टिव इनकम, नॉट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एनीथिंग। वो तो बाद में आई, मैंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करता गया, तो इन्वेस्टमेंट्स ने बाद में मेरी जॉब छुड़वाई कि ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, तूने 18-16 साल कर लिया, अब आओ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। So same is for people here. Don't buy a house at a younger age. Second, buy a house when you have enough corpus and you are sure कि अब मोटा मोटी मेरे को अगले 10-20 साल यहीं रहना है। सेटल होना। हाँ, मैं सेटल हो गया हूँ, ठीक है, हो गया जी, मेरी वो उड़ते पंछी वाला काम हो गया, मैं अब 40 साल का हो गया हूँ। मैं 40 साल को मैं अभी नहीं खरीद रहा। तो और ऐसा है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाउस में रह रहा हूँ। नहीं तो 4.5 करोड़ का घर तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता आज। मैं नहीं चाहता मैं 4.5 करोड़ का अपना कैपिटल तोड़ दूं या उसका आधा भी तोड़ूं और आधा लोन लूं। मैं तो आराम से आज भी उस पर 75,000 रुपए देके मस्त हूं, स्वस्थ हूं, जबरदस्त हूं। और तब आपके पास रीजन भी है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन, अभी कोई रीजन नहीं है तो अच्छा आप खुश हो गए मैंने 4.5 का कर लिया, वो 5.5 हो गया, तो अचार डालेगा? बेच तो सकता नहीं क्योंकि तू फंसा हुआ है। तो ऑल दिस इज मिथ, ये सब मिथ है। पैसा वो है जो आपके जेब में, अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, वो पैसा है, बाकी फंसावट है। इजीली लिक्विडेट कर सकते। लिक्विडिटी इज किंग। लिक्विडिटी गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज। आज अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं 50 लाख वाली चीज 30 लाख में ले सकता हूँ। बिल्कुल 10 लाख रुपए दिखा के ऐसे, ये देख मेरे पास 10 लाख रुपए। ये पावर है पैसे की, कैश की पावर है। सेम चीज हमारे साथ हुई, अभी जस्ट हम लोगों ने 4 व्हीलर ली है। हाँ आज आपने मुझे बताया, राइट, ये किस्सा आपको शेयर करना चाहिए। तो वही चीज अगर हम लोन पे ले रहे होते तो वो 100 नाटक करते, फिर हमारी बार्गेनिंग लोन पे हो रही होती है ना कि प्राइस पे। बिल्कुल। और हमारे पास क्योंकि अवेलेबल था कैश, तो हमने बार्गेनिंग ये करी कि इस रेट पे दे, अभी ट्रांसफर करो, ये ले पकड़। हाँ, तब फिर इक्वेशन ही बदल जाती है, पावर पे आ जाता है। और आपने कितना डिस्काउंट लिया गाड़ी पे? लॉस में, परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट बेचने वाला लॉस में था, इतना बता देते। उसका स्टॉप लॉस हिट करा दिया हमने। क्योंकि उसका भी रीजन है, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री लोन पे थी, उन्होंने हमें ये चीज क्लियर बोली कि 31 से पहले अगर आप पेमेंट कर दोगे ना तो हमारा लोन ये चला जाएगा, तो हम लोग निकाल देंगे। और उसका रीजन है कि अभी डीलरशिप्स बहुत हैवी इन्वेंट्री लेके 7.5 लाख गाड़ियां अभी भी खाली पड़ी हैं, ऑलमोस्ट कुछ 44,000 करोड़ की इन्वेंट्री डीलरशिप्स पे पड़ी है। अब वो डीलरशिप्स उस इन्वेंट्री के ऊपर हर महीने, अब आप सोचो, मैं आपको एक मैथ बताता हूं डीलरशिप का, कि अगर 44,000 करोड़ की इन्वेंट्री उनके सर पे है तो उसमें से 33,000 करोड़ लोन होगा। तो ये लोन का ब्याज तो भैया 15 अगस्त को भी देना है, होली पे भी देना है, दिवाली पे भी देना है, रात के 8 बजे के बाद भी देना है, सुबह के 9 बजे से पहले भी देना है। ब्याज तो गाड़ी बिकी या ना बिकी, आपको मजबूर कर देता है कि आप एक लॉस में गाड़ी बेच दो। और आपके जैसे शार्क पहुंच जाते हैं जिनके पास लिक्विडिटी होती है और बोले ले भाई साहब मेरे को पैसे आप भी चाहिए। शार्क वाला मेरे को अच्छा लग रहा है पॉइंट। तो आप लोग जैसे शार्क पहुंच गए, बोले ये ले चेक, तेरा तो ब्याज ड्यू है। यार ये अच्छा बता दिया, अब जिसको भी गाड़ी लेनी हो ना वो 25-26 तारीख को जाए गाड़ी लेने। हाँ। प्रेशर बहुत होगा उन लोग पे ब्याज देने का। नहीं, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताता हूं। ये बताओ यार। जो सेल्समैन होता है उसको टारगेट पूरे करने होते हैं। हाँ सही कर रहे हो। दूसरी बात क्या होती है, डीलरशिप्स के टारगेट रहते हैं कि एग्जांपल के तौर पे आपने 100 गाड़ी बेच दी तो जो कंपनी है वो इतना बोनस देगी, ऐसा इंसेंटिव्स रहते हैं। तो अब शायद हो सकता है उनकी एक गाड़ी की वजह से वो टारगेट छूट रहा हो, तो वो सोचेगा यार इसकी गाड़ी पे मैं 50,000 का लॉस ले लेता हूँ, कंपनी तो 2 लाख का बोनस देगी मेरे को। सही करो। तो ये कैलकुलेशन हो गई। थर्ड, कि आप जब भी गाड़ी देखने जाओ आप उनसे 2 चीजें पूछो। एक तो जो गाड़ी आप मुझे दोगे वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग मंथ की होगी। अगर वो 2 महीने से पहले की आपको बता रहा है, इसका मतलब
वो ऑर्डर नहीं करने वाला है, वो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक यार्ड में खड़ी है और उस पर वो इंटरेस्ट चुका रहा है। हाँ, उस पे कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत ज्यादा है, उस पे भाड़ा दे रहा है, वेयर हाउस का भाड़ा दे रहा है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट चुका रहा है बैंक को, और उसकी लिमिट भी वहां पे रुकी हुई है बैंक लोन की। तो वहां आप बार्गेन कर सकते हो कि मैं ये तेरा स्टॉक उठा रहा हूँ, उसको आप सीधा ये बात बोलो कि तेरा स्टॉक खाली हो रहा है, तेरी जगह बढ़ रही है, नया चीज आ जाएगी यहाँ पे। बट ये सारी पावर भी अगेन तब ज्यादा होगी जब अगर आप हाथों हाथ पेमेंट करने को रेडी हो। सो अगेन ये पावर आपके पास तब है जब आप लिक्विड हो। तो मैं तो लिक्विडिटी को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे लिए लिक्विडिटी मेरे को सबसे ज्यादा कंफर्ट, पावर, सिक्योरिटी का सेंस देती है कि म्यूचुअल फंड है 5 करोड़ का है, 50,000 चाहिए, बटन दबाओ कल आ जाएगा। 5 लाख चाहिए, बटन दबाओ कल आ जाएगा। 50 लाख चाहिए, बटन दबाओ कल आ जाएगा। कोई टंटा ही नहीं है। हाँ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोई एक यूनिट पे थोड़ा सा लॉस हो सकता है, पर पैसा तो घर आ गया ना, पैसा तो हाथ में, लिक्विड तो हो गए आप। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। तो इसलिए कभी भी बाय नहीं करने का जब तक आप पहला 15-20 साल अपना इक्विटी पैसा डेवलप नहीं कर लेते। प्लस दूसरा आप ये देखो कि जो पैसा आप उधर बांध रहे हो, उस पैसे से आप दूसरा क्या कर सकते हो। बिल्कुल, आप पढ़ाई करो भाई, इससे ज्यादा रिटर्न्स किधर हैं? इससे ज्यादा स्किल से ज्यादा रिटर्न कोई कहीं चीज भी नहीं है। दे आपने जो भी रिटर्न्स कमाए हैं इज बिकॉज ऑफ योर यूट्यूब स्किल्स, ट्रेडिंग स्किल्स, ऑल दी स्किल्स। व्हाट आई हैव अर्न्ड इज बिकॉज ऑफ माय स्किल्स। और तो कोई रीजन ही नहीं था कमाने का।